गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान एवं साथ ही राजनीति विज्ञान और भूगोल के मध्य संबंधों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के मध्य संबंध की। जैसा कि आप जानते हैं, मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के मन का अध्ययन करने वाला, या ये कहा जाए कि मन की क्रियाओं तथा उसके बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है। और यह विज्ञान विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मनुष्य के आचरण पर प्रभाव डालता है। मनोविज्ञान व्यक्ति की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने तथा इच्छा करने की योग्यता प्रदान करती है। राजनीति विज्ञान का जो संबंध है मनोविज्ञान से, वो दिनों दिन घनिष्ठ होता जा रहा है। मनोविज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है और मानवीय व्यवहार की प्रकृति को समझे बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है, उसका जो केंद्र है वह मानव है। इस संबंध में गार्नर ने लिखा है कि सरकार को स्थिर और लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए, और निश्चित तौर पर यही राजनीतिक व्यवस्था या सरकारों को एक स्थिरता और लोगों में एक विश्वास जो है वो बनाए रखने में सहायता करती है। इन दोनों ही शास्त्रों की घनिष्ठता को, अर्थात राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान की जो घनिष्ठता है, उसे सर्वप्रथम बेजहार्ट ने अपनी पुस्तक में फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इसके बाद यह विचार निरंतर लोकप्रिय होता चला गया। इस कड़ी में हम ग्राहम वाल्स का नाम ले सकते हैं, या दुर्खिम जैसे जो समाजशास्त्री विशेष तौर पर रहे हैं, जिनका मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र में भी उतना ही योगदान रहा है, के बारे में बात कर सकते हैं। जो इन दोनों ही जो शास्त्र हैं, चाहे वो मनोविज्ञान रहा हो चाहे राजनीति विज्ञान रहा हो, के बीच की जो घनिष्ठता है उसे जाहिर करते हैं। लेकिन फिर भी दोनों शास्त्रों के बीच कुछ अंतर भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन हाँ, दोनों ही शास्त्रों ने एक दूसरे के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है। सबसे पहले यदि हम मनोविज्ञान के राजनीति शास्त्र को योगदान की बात करें, तो जो वर्तमान राजनीति शास्त्री हैं वह यह मानकर चलते हैं कि मनोविज्ञान वास्तविक अर्थों में राजनीति विज्ञान को आधार प्रदान करता है, क्योंकि कई ऐसी राजनीतिक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए, और राजनीति जो शास्त्र की जड़ें हैं वो मनोविज्ञान में ही निहित है। राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए वर्तमान राजनीति शास्त्री मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर जोर देने लगे हैं। यह पद्धति किसी राष्ट्र की जनता के राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करती है और उससे उपलब्ध मनोवैज्ञानिक तथ्यों का राजनीति शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति बताती है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के पीछे बुद्धि, तर्क, विवेक के स्थान पर अबुद्धिवाद या भावनाएं या प्रवृत्तियां या अनुकरण, यानी कि फॉलोइंग, जो किसी को फॉलो करने की जो प्रवृत्ति होती है, आदि का भी एक विशेष महत्व होता है। यह विश्वास किया जाता है कि जब शासन की नीतियां जनता के मनोविज्ञान के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, तो जन आंदोलन कहीं ना कहीं जन्म ही नहीं ले पाते, और क्रांति की जो संभावनाएं होती हैं वे एक प्रकार से समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब भी शासन जनता के मनोविज्ञान के विपरीत कार्य करता है, तो ये क्रांतियों और आंदोलनों को जन्म देती है। और विश्व की जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, वे इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि जब जब जनता के मनोविज्ञान के विपरीत जाकर सरकारें कार्य करती हैं, तो ऐसे में सरकारों पर संकट पैदा हो जाता है। अतः राजनीति में जो सरकारों की स्थिरता है, यदि उसे बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो शासन को प्रभावित करते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके विशेष महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें तवज्जो दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं राजनीति शास्त्र की मनोविज्ञान को क्या देन है। राजनीति शास्त्र भी नो डाउट मनोविज्ञान को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान को
अपने विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, जिससे मनोविज्ञान की विषय वस्तु और भी अधिक समृद्ध हो जाती है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था का वहाँ की जनता के विचारों पर व आचरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप विभिन्न या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चाहे नाजीवाद लें, चाहे फासीवाद लें, या फिर विभिन्न देशों में पनपी अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को लें, तो इन देशों की जनता को इन्होंने या इन विचारधाराओं ने एक प्रकार से साम्राज्यवादी या युद्ध प्रिय बनाया। लेकिन आज इन देशों में लोकतंत्र है और ऐसे में वहाँ की जनता शांति प्रिय और मानवतावादी है। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो राजनीति विज्ञान है वो किसी राष्ट्र के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। दोनों ही शास्त्रों द्वारा एक दूसरे के जो विषय सामग्री है उसको नो डाउट एनरिच किया गया है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी कुछ अंतर भी है। मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे वो आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई भी दृष्टि हो। लेकिन राजनीतिक शास्त्र मात्र बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। तो ऐसे में नो डाउट हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो राजनीति विज्ञान की तुलना में कुछ अधिक व्यापक है। यदि प्रकृति की दृष्टि से आप देखेंगे तो मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है। राजनीति विज्ञान भी एक यथार्थवादी विज्ञान है, लेकिन फिर भी उसमें आदर्शवादिता का जो पुट है वह भी पाया जाता है। मनोविज्ञान मनुष्य की मनोवृत्ति क्या थी और क्या है का अध्ययन करता है, किंतु यह विचार नहीं करता है कि उसे क्या होना चाहिए। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए का विशेष तौर पर अध्ययन किया जाता है। यदि आप आधारभूत धारणाओं की दृष्टि से देखेंगे तो मनोविज्ञान मनुष्य को मूल रूप से एक ऐसा मानव मानता है जो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं के आवेग व संवेग से संचालित होता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र मनुष्य को मूलतः बुद्धि संपन्न, विवेकशील एवं सभ्य प्राणी मानकर चलता है। विद्वानों का विचार है कि राजनीतिक शास्त्र एक अति प्राचीन शास्त्र है और उसका पर्याप्त विकास भी हो चुका है, लेकिन मनोविज्ञान अभी भी विकास की उस दौर से गुजर रहा है, या ये कहा जाए कि मनोविज्ञान एक नवीन शास्त्र है। तो ऐसे में यह अपने विकास की अवस्थाओं से गुजर रहा है और इसका विकास व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण तक ही हुआ है। अतः इन सब पर चर्चा करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में जहाँ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है, वहीं इनमें कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की पद्धति के प्रयोग की भी एक सीमा है, जिन्हें एक सीमित स्तर तक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो राजनीति विज्ञान है उसमें जो मनोविज्ञान है उसके प्रयोग को या जैसे जैसे मनोविज्ञान एवं राजनीति विज्ञान आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन दोनों का संबंध और अधिक घनिष्ठ होता जा रहा है। यदि आप जो गत्यात्मक राजनीतिक पक्ष को देखें तो उसमें चाहे एग्जिट पोल्स हों, ओपिनियन पोल्स हों, ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का ही एक प्रयोग है जिसके आधार पर राजनीतिक भविष्यवाणियाँ की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में मनोविज्ञान जो पद्धतियां हैं उनका निश्चित तौर पर राजनीति विज्ञान में प्रयोग बढ़ेगा और इससे दोनों ही शास्त्र जो हैं वो एक दूसरे को समृद्ध ही करेंगे। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और भूगोल के मध्य संबंध की। जैसा कि हम जानते हैं भूगोल का जो संबंध है वो भूमि, वायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी और पहाड़ इत्यादि से होता है। अर्थात जो प्राकृतिक अवयव हैं उनका संबंध भूगोल से है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का भी वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। राज्य के निर्माणकारी तत्वों में भूखंड एक महत्वपूर्ण तत्व है और भूगोल के अध्ययन के विषय के रूप में भूखंड अर्थात पृथ्वी, जल, वायु आदि का हम अध्ययन करते हैं। अतः भूगोल और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल किस प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अरस्तु ने कहा था कि सबसे पहले अरस्तु ने ही इस बात को कहा था कि जलवायु, भूमि, समुद्र, तट, पहाड़, नदियाँ, खाड़ियाँ आदि राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ देती हैं, और ये ठीक भी है। वहीं बौद्धा लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा भूमि के संबंध की घनिष्ठता
अत्यधिक है। मॉन्टेस्क्यू भूगोल और राजनीति विज्ञान के मध्य की जो संबद्धता है उसे बताते हुए कहते हैं कि ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और गर्म देशों के लिए दासता स्वाभाविक है। इसी प्रकार रूसो ने कहा है कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त होती है। तो कुल मिलाकर विभिन्न विचारकों ने, जिनमें हम ब्लंटशली, राइटर, मिकाइवर आदि आधुनिक राजनीति विज्ञानियों को भी ले सकते हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। किसी भी देश के समाज की जो राजनीतिक समस्याएं होती हैं तथा वहाँ का जो जीवन है उसे समझने के लिए वहाँ के भूगोल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल न केवल राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है बल्कि उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। अमेरिका और रूस की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के कारण उनकी प्राकृतिक संपदा और विभिन्न पदार्थों की बहुतायात रहा है। यही कारण है रूस के पास जो प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। यही कारण है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भी रूस आज भी विश्व राजनीति में अपना एक विशेष स्थान रखता है। अपनी भौगोलिक स्थिति और खनिज पदार्थों की बहुतायात एवं पेट्रोल के विशाल भंडार के कारण पश्चिमी एशिया के जो राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं एक राजनीति का केंद्र या ये कहा जाए कि एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का कारण भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। भूटान और नेपाल जैसे देश राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा होना प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से उनके असंपन्न होने के कारण है। भूगोल के बढ़ते महत्व के कारण ही भू राजनीति, जिसे जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, एक नए विषय का निर्माण हुआ है जो भौगोलिकता के राजनीतिक प्रभावों का उल्लेख करती है, क्योंकि भूगोल राजनीति विज्ञान को निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यदि आप भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को देखें तो निश्चित तौर पर आप भूगोल का महत्व ज़रूर समझेंगे कि किस प्रकार अच्छे पड़ोसियों का होना किसी देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है और किस प्रकार पड़ोसी राष्ट्र अपने ही किसी पड़ोसी राष्ट्र के लिए एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण या चुनौतियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं निर्मित कर सकते हैं या उस राष्ट्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम जियोपॉलिटिक्स में करते हैं, या भूगोल और राजनीति का जो ये संबंध है इसी के कारण जियोपॉलिटिक्स जैसे नया विषय जो है वो अस्तित्व में आया है। हालांकि भूगोल और राजनीति विज्ञान काफ़ी घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान और भूगोल में कुछ अंतर भी हैं। जैसे भूगोल के अंतर्गत किसी देश की प्राकृतिक दशा, जलवायु, विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा विधि का अध्ययन किया जाता है। तो यदि आप विषय वस्तु के आधार पर देखेंगे तो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अंतर रखते हैं, क्योंकि एक की जो विषय वस्तु है वो एक तरह से प्राकृतिक है जबकि दूसरे की मानवीय है। और प्रकृति में यदि आप देखें तो भूगोल बेसिकली जो है वो फैक्ट्स को ही स्टडी करता है, या कहें कि भूगोल केवल तथ्यों पर ही बल देता है और तथ्यों का ही अध्ययन करता है। उसकी जो विभिन्न विषय सामग्री है वो एक प्रकार से तथ्यों पर आधारित है और उसी प्रकार से अपने विषय का अध्ययन करती है जिस प्रकार से अन्य विज्ञान करते हैं या अन्य प्राकृतिक विज्ञान करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान जो है, चूँकि वह एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है, तो वह तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी उतना ही पर्याप्त महत्व देकर चलता है। अब हम बात करें निश्चितता के आधार पर दोनों में अंतर की, तो भूगोल एक निश्चित विज्ञान है। जैसा कि हमने कहा कि भूगोल जो है वो विभिन्न प्राकृतिक अवयवों का, चाहे वो प्राकृतिक दशाएं हो, प्राकृतिक परिस्थितियां हो, जलवायु हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, उनकी विभिन्न प्रजातियां हो, इन सब का अध्ययन करता है। अतः भूगोल एक निश्चित विज्ञान है और उसमें नियमों में निश्चितता भी पाई जाती है। तो काफ़ी हद तक वह प्राकृतिक विज्ञानों
के समकक्ष व्यवहार करता है, या उसमें ऐसे कई सिद्धांत हैं जो निश्चित तौर पर, जैसे डेविस का प्रदन का सिद्धांत ले लें, या बहुत सारी थ्योरीज हैं लाइक बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। इन सब में कहीं ना कहीं कुछ थ्योरीज हैं जो निश्चित तौर पर इसे प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष रखती हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान जो है वह एक समाज विज्ञान है, जिसे आप कभी भी एक निश्चित विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, जबकि जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो प्रकृति है वह निश्चित तौर पर एक अनिश्चित विज्ञान की ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि किसी देश का भूगोल वहाँ की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, और किसी देश की राजनीति वहाँ के भूगोल को, यदि आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण होता है, तो ये निश्चित तौर पर उस देश की आंतरिक राजनीति का ही प्रभाव था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है और जो भूगोल है उनका आपस में घनिष्ठ संबंध है, और दोनों ही विज्ञानों को या दोनों ही शास्त्रों को एक दूसरे से संबंधित करके ही समझा जा सकता है, पृथक पृथक नहीं। तो आज के इस लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान एवं राजनीति विज्ञान और भूगोल के मध्य अंतर संबंधों के विषय में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। धन्यवाद।